कि मणिपुर में जो है जो आदिवासी हैं उनको विस्थापित करने की जो सुनियोजित एक पॉलिसी चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है, वो विस्थापन उनका बंद होना चाहिए। और अनुच्छेद 371 के तहत उनका जो है वो प्रोटेक्शन है वो होना चाहिए। साथ ही साथ संविधान में आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रोविज़न किया गया है और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें 6ठी अनुसूची का प्रोविज़न है। इसके तहत मणिपुर में भी वहाँ के जो आदिवासी हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये 6ठी अनुसूची है वो लागू होनी चाहिए। इन बातों को लेकर हम जो है ये आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर जंतर मंतर पर हम कर रहे हैं। मोदी जी पीड़ा में है, गुस्से में है, कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक तो यानी कि एक तरफ वहाँ पर 6000 से ज़्यादा FIR है और वो एक वीडियो, केवल मात्र वो एक वीडियो जिसमें 3 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। हालांकि वीडियो में केवल 2 महिलाएं हैं और उसमें एक जो है 21-22 साल की एक जो लड़की है उसको उसके साथ में रेप होता है। और इन अपराधियों के और इन अत्याचारियों का है इतना अधिक दुस्साहस बढ़ गया है कि उनके जो हाथ हैं वो महिलाओं की योनियों तक को खुलेआम पहुंच रहे हैं और जो सरकार है वो किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। और मोदी जी केवल पीड़ा में हैं। पीड़ा में होने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते आप जो है राष्ट्रपति को ये आदेश दें, राष्ट्रपति से जो है वो आप निवेदन करें कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें और ऐसी जो है जो निर्लज्ज जो सरकार वहाँ पर विफल रही है, ऐसी जो सरकार है उसको बर्खास्त करें और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है वो बनाए रखने का काम करें और जो अपराधी हैं उन अपराधियों को जो है दंडित करने का काम करें। 6000 से ज़्यादा FIR हैं, अब तक उनमें कोई एक्शन नहीं हुआ और वो वीडियो वायरल होने के बाद में 2 महीने बाद में जो है वो उन अपराधियों को है वो पकड़ा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर भी गए और कल संसद में जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, आवाज़ को तो रोकने का काम है पिछले 8-10 साल से लगातार चल रहा है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है केंद्र में, तब से जो आवाज़ है लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। ये आवाज़ दबाने का काम है वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे और कोई हो, ये सभी अपने आप में यानी कि एक तरह से उनकी भी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी जी भी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी के जो है वो लीडर हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद के माध्यम से या सड़क से संसद तक पहुंचने का काम है राहुल गांधी जी को ज़रूर करना चाहिए। और उन्होंने यदि बात उठाई है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है और उठानी चाहिए, ये ज़रूरी भी था जो है वो। कल जो है संसद में फ्लाइंग किस को लेकर जो है बात उठ के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है। इस देश में इश्यू को नॉन इश्यू और नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाता है। ये कैसा क्या फ्लाइंग किस है और क्या नहीं है, ये जो इसका जो स्पष्टीकरण है मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से जो मैंने देखा है उसमें मुझे ऐसी कोई बात ऐसी लगी नहीं है जिससे फ्लाइंग किस के माध्यम से किसी प्रकार की कोई उन्होंने जो है अश्लीलता की हो या कोई ऐसा काम किया हो जो अपने आप में यानी कि एक तरह से अशोभनीय हो या असंसदीय हो। ऐसे बातों की तरफ ध्यान न देकर ध्यान उन बातों की तरफ देना चाहिए जिससे हमारा देश मजबूत हो, हमारा संविधान मजबूत हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले और इसके साथ साथ में हमारा जो है पूरा जो तंत्र है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से एक सही और सुनियोजित रूप से काम कर सके। उनके ऊपर है वो काम करने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि जिस तरह से सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो उसमें जो सरकार चर्चा नहीं करना चाहती मणिपुर के ऊपर, जिस तरह से बीच में शोर मचाया जा रहा था, जब राहुल गांधी मणिपुर में 15 मिनट बोले तकरीबन, इसमें 4 मिनट सिर्फ उनको दिखाया, बाकी मिनट जो स्पीकर की तरफ कैमरा किया गया था। देखिए, ऐसा है कि जहाँ भी इस केंद्र सरकार की फजीहत होती है या कोई भी सरकार हो, जहाँ भी जिस सरकार की फजीहत होती है वो उस मुद्दे को दबाना चाहती है। तो मणिपुर का मुद्दा अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जो इसकी बीजेपी की जो सरकार है इसकी निर्लजता को जगजाहिर करता है। तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी जो है वो इस बात से भागना चाहती है कि अगर मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अगर चर्चा संसद में हुई तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की कड़ी आलोचना होगी और इसका जो इम्पैक्ट है आने वाली अभी जो लोकसभा चुनाव है और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अभी नवंबर दिसंबर में,
तो उनके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए अपने चुनावी हितों को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ अपनी कमज़ोर पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जो है या कहीं ना कहीं पर अपने आप को वो दोषी मानती है और वो अपनी कमजोरी को जो है वो जनता के समक्ष प्रकट नहीं होने देना चाहती। इसलिए जो है वो मणिपुर के मुद्दे के ऊपर वो संसद में चर्चा नहीं करवाना चाहती। 2024 में भाजपा को मणिपुर मुद्दे पर नुकसान होगा? मणिपुर मुद्दे के ऊपर नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ आर्थिक तंत्र के ऊपर भी जो है जिस प्रकार से विफल रही है सरकार, नुकसान होगा। जो राष्ट्रीय संपत्ति को औने पौने दामों के ऊपर पूंजीपतियों को और अपने जो कारपोरेट मित्रों को बेचा जा रहा है, उसके आधार पर भी जो है ये केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसको नुकसान होगा। हमारे बैंकों का जो एनपीए जिस प्रकार से बढ़ा है उससे भी नुकसान होगा। और जो काले धन की इन्होंने बात कही थी कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो काला धन लेकर आएंगे, वो काला धन कहाँ है? हम बताते हैं कि स्विस बैंक एसोसिएशन ने जो डेटा जारी किया था 2011 के अनुसार, वो अब तक यानी कि एक तरह जो काला धन है वो लेकर नहीं आए। जो मोदी जी कहते थे कि हम काला धन लेकर आएंगे, तो वो भी अपने आप में उसमें भी विफल रहे हैं, महंगाई को रोकने में विफल रहे हैं। तो किसी भी मोर्चे के ऊपर जो है ये केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो पूरी तरह से विफल रही है। और सभी मुद्दों के ऊपर जो है ये इसका जो खामियाजा है वो केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार में 370 हटी और अब जो है राम मंदिर बन रहा है, आप कहना कोई काम नहीं हुआ, यूसीसी आ रहा है। फिर राम मंदिर से देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है ये लोगों का व्यक्तिगत मुद्दा है। कोई व्यक्ति मस्जिद में जाना चाहता है या मंदिर में जाना चाहता है, ये उसका व्यक्ति का व्यक्तिगत मुद्दा है। और जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोविजन था कि जो भी मंदिर, मस्जिद या जो भी स्मारक जो जिस रूप में बने हुए हैं, जो धार्मिक संस्थान बने हुए हैं, वो उसी रूप में एज इट इज़ रूप में बने रहेंगे। ये संविधान में ये प्रोविज़न है। यदि ये बात करते हैं मंदिरों की, ये बात करते हैं मस्जिदों की, तो ये कहते हैं कि अभी ज्ञान व्यापी का मुद्दा है। पहले यानी कि एक तरह से राम मंदिर का जो मुद्दा था, आज प्रत्येक मंदिर को यदि खोदा जाएगा या उसका सर्वे किया जाएगा तो वो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट उनमें मिलते हैं, उनमें जो है बुद्ध विहार मिलते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है। तो क्या ये जो मंदिर हैं वो उनको बुद्ध विहार के रूप में तब्दील कर देंगे? तो मैं उन मुद्दों के ऊपर नहीं जाना चाहता। हमारा ये मानना है कि ऐसे मुद्दों को केवल अपने आप में जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें हैं वो की जाती है। बाकी इनका अपने आप में जो है देश की प्रगति से और जो देश में जो वर्तमान जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के समाधान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं उनको देखते हुए बीजेपी और मोदी जी हैं वो इस देश से हैं, वो जा रहे हैं। एक मेरा सवाल है जी, कमीशन बना, मंडल कमीशन बनने के साथ ही जो है ओबीसी वर्ग की जो है मांगों, जो उनके हक और अधिकारों को लागू करने की जो बात है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से वो उठने लगी। लेकिन 90 के दशक में जो है वीपी सिंह सरकार ने जो है इनको लागू किया। तो अब आज अपने आप में जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, किसी हाई कोर्ट में जाते हैं, ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों की मांग को रखने के लिए, तो वही माननीय न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भैया डेटा लेकर आओ कि ये आपको के लिए लागू किया जाना ज़रूरी है या नहीं है। तो यदि इस देश में विषमता को ख़त्म करना है, कौन से वर्ग के साथ में कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, यदि इन बातों के ऊपर यदि डेटा नहीं होगा तो सरकारें नीतियां कैसे बनाएगी, उनको लागू कैसे करेगी? तो बिहार में माननीय न्यायालय के द्वारा ये जो आदेश दिया गया है और उसको रोकने का के लिए जो रिट पिटीशन उन्होंने खारिज की है, इसका हम जो है स्वागत करते हैं। और न केवल बिहार में बल्कि हम इस जंतर मंतर के माध्यम से मोदी जी से भी ये कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं तो एक ओबीसी का व्यक्ति हूँ, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूँ। मोदी जी, यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं और यदि उस वर्ग के हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो है यहाँ पर पूरे देश में ये जातिगत जनगणना करवाइए, ओबीसी की जनगणना करवाइए और पिछले 75 सालों से ओबीसी के हक और अधिकारों के ऊपर जो आप लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, इनको लागू नहीं होने देना चाहते हैं, ये आप लागू कीजिए। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ में ओबीसी का भी
बजट हेड बनना चाहिए। जिस प्रकार से एससी और एसटी का बजट हेड बनता है, वह महिलाओं का बजट हेड बनता है, वैसे ही ओबीसी का भी बजट हेड है, वो बनना चाहिए और वो लागू होना चाहिए। ये हमारी मांग है, यदि आप सच्चे ओबीसी हैं तो। धन्यवाद साथी। मैं मेवालाल और बहुजन, आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज मैं जंतर मंतर में अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव महेश डेनवाल जी से मैं बात करूं कि आज अचानक यहाँ पर इनको धरना प्रदर्शन देने की क्या ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले सर आपको जय भीम। जी जय भीम सर। आपको ये धरना देने की क्या ज़रूरत पड़ गई सर आपको? एक्चुअली में क्या है सर, देश के अंदर बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई है और इसका जो 3 महीने से जो अत्याचार और उत्पीड़न मणिपुर में हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय था। और उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ एपीआई अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले प्रदेश लेवल पे इसकी मांग करते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ जो उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, निंदनीय जो घटनाएं हो रही हैं, उनको तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके उसको तुरंत रोका जाए। इसी को लेकर हम लोग यहाँ आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। सर आपसे ये जानकारी चाहूँ कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, ये अपना थोड़ा परिचय बता दें कि अम्बेडकर पार्टी कहाँ की है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जी एक्चुअली अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ है सर 2013 में हुआ था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं विजय मानकर जी हैं, जो अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो सिर्फ मानवता की ही बात नहीं करते, खाली देश की ही बात नहीं करते, वो विदेशों की और पूरी पृथ्वी लोक की भी बात करते कि कैसे हम मानवता को ठीक से रख सकते हैं। उनके पास नीति और अभिवचन वो पूरा उनके पास बायोडाटा होता है। सर क्या इस पार्टी से कोई विधायक एमपी आज तक चुने गए हैं या क्या इनका लेवल है? एक्चुअली में लोकसभा के 2 चुनाव ये लड़ चुके हैं, 2014 का और 2019 का। तो अभी तक एमपी तो कोई नहीं आया, इनका विधायक भी कोई नहीं आया है। बट ये है कि इनका वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बड़ा है और आदिवासी इलाकों में जैसे एमपी हुआ और उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ इनका वो वोट जो वोटिंग का जो लिस्ट है वो बढ़ रहा है। सर जब ये बहुजन के ऊपर अत्याचार होता है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार, तो आपकी पार्टी के लोग दिखाई नहीं देते सर। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। एक्चुअली दिल्ली में हम ही लोगों के ऊपर कारोबार है और हम 2-4 लोग ही हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, और हम सर इतने सक्षम नहीं हैं अभी के वो पूरी दिल्ली को इसको उजागर कर सकें। उसको पूरा आंदोलन को जगाने के लिए पैसा भी चाहिए, साधन संसाधन की भी ज़रूरत होती है, लोगों की भी ज़रूरत होती है, आना जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग उतने सक्षम नहीं हुए हैं कि हम पूरा जन आंदोलन कर पाएँ। लेकिन हाँ, आदिवासी इलाकों में काफ़ी तेज़ी से ये काम चल रहा है और उसके लिए वो आदिवासियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मानकर सर फाइट कर ही रहे हैं। तो सर ये जो बहुजन समाज है इसको जोड़ने के लिए कि आपके पास क्या प्लान है सर? सर बहुजन समाज को जोड़ने के लिए अम्बेडकराइट जो नीति, अम्बेडकरवाद की जो नीति है वही काम करेगी और वही इनको जोड़ेगी। तो वो नीति क्या है, नीति के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, नीति सर ज्ञान विज्ञान और मानवता पे आधारित है। बेसिकली अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो ज्ञान विज्ञान और मानवता इसकी बात करती है। वो जात और धर्म इनसे ऊपर उठ के ज्ञान विज्ञान मानवता की बात करती है। तो ज्ञान विज्ञान मानवता को जिस दिन आम आदमी समझ जाएगा ये क्या चीज़ है, तो डेफिनेटली हमारे साथ लोग आना चालू कर देंगे। तो आप तो जो बहुजन समाज है, गरीब तबका है, वो 5 किलो राशन में खुश है, तो आपकी पार्टी से क्यों जुड़ेगा? हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक्चुअली हमारे देश में 5 किलो अनाज पे ही लोग वाहवाही कर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बेचारों को ये नहीं पता है कि 5 किलो अनाज लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई पार्टी, ऐसी कोई देश में राज सत्ता आ जाए जिनको 5 किलो अनाज उधार ना लेना पड़े। वो अपने सेल्फ डिफेंस से अपने उनकी इनकम इतनी हो जाए कि वो अपने इनकम से ही वो अपना जीवन यापन कर सकें। ऐसे हम लोग राज को चाहते हैं। ये बहुजन समाज को अपने हक अधिकार के लेने के लिए शिक्षा जरूरी है या बाबा और पाखंड, ये अंधविश्वास, वहाँ जाने से उनका भला होगा? देखिए बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया सर। एक्चुअली हमारे देश के अंदर अगर लोगों को आगे बढ़ना है तो शिक्षा ही मेन है। और ये जो भी सरकारें इस समय केंद्र में जो सरकारें काम कर रही हैं वो शिक्षा को
बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा को डाउन कर रही हैं। अब डाउन कैसे कर रहे हैं उसे समझने की ज़रूरत है। इन्होंने पहले इनकम ख़त्म कर दी लोगों की, सरकारी नौकरी में लोगों के पास इनकम आती थी, सरकारी नौकरी ख़त्म। और अब जो है मतलब शिक्षा कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा कर भी लेता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं आ रहा तो शिक्षित कहाँ से करेंगे। धन्यवाद सर आपको। ये थे महेश डेनवाल जी, इनका विचार और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपसे छोटा सा अपील है कि यदि हमारे काम से आप पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।